हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में। यानी कि हमने अपना पहला सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है और इसके यूनिट 1 का हमारा चैप्टर 1 है बायोमोलिक्यूल्स। तो इस वीडियो में हम जो है इसको कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। अब देखो, वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक आते हैं और सभी को इसी वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जिन लोगों को बड़ी वीडियो से दिक्कत है ना, उनको क्या करना है कि हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे देंगे या आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज शो हो जाएगा। तो वहाँ पे आप टॉपिक वाइज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सबकी टाइमिंग आपको मिल जाएगी। जो टॉपिक आपको देखना होगा वो जाके आप पहले चेकआउट कर सकते हो और बाकी का बाद में देख सकते हो। सिंपल फंडा है। अब बात करें इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे थोड़े से सब्जेक्ट के बारे में। देन हम यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, क्या है इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। देन इसकी क्लासिफिकेशन जानेंगे। इसके बाद हमारे 5 छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, छोटे नहीं बड़े ही बोल सकते हो, क्योंकि अगर हम इनको सेपरेटली कवर करें यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, अगर इनको हम सेपरेटली कवर करेंगे तब भी ये हमारी 20 मिनट से ऊपर 25 या 30 मिनट की वीडियो में जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, इनका केमिकल नेचर के बारे में स्टडी करनी है, इनके बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है और इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से बात करनी है। अब एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये हमारे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी क्लासिफिकेशन हमारी कई बार आई हुई है। बाकियों के हमारे बायोलॉजिकल रोल वगैरह आ जाते हैं, तो सभी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री यानी कि एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा क्या है और क्या कहता है। तो देखो, एक बात आपको पता है कि जैसे हमारी कोई भी बॉडी है, मान लो ये हमारी नॉर्मल हमारी जो बॉडी है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। यानी कि कहते हैं ना भाई बहुत वीकनेस आ रही है, ताकत नहीं है और आप लेट जाते हो, आप पे उठा नहीं जाता, तो आप लोगों को मेनली क्या चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। और उसके लिए आप क्या करते हो, आप लोग खाना पीना खाते हो भाई, तभी तो जान आती है। आज 4 रोटी खाई, दबा के ये किया वो किया, तो सारे काम आपके अच्छे से हो जाते हैं, तो आपको खाने की जरूरत होती है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि आपने भाई यहाँ से तो आपने मुंह से अपने क्या खाई, रोटी खाई आपने, लेकिन वो रोटी आपके पेट में जाके या आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको एनर्जी या ताकत कैसे प्रोवाइड कर रही है। तो यही वाला जो फंडा है हमारा, उसी के बारे में पढ़ते हैं हम इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी कि इस खाने से हमारी एनर्जी को कन्वर्ट होने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन से होकर गुजरना पड़ता है, कुछ कन्वर्जन करने पड़ते हैं, कुछ पाथवे फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसी जो हमारी साइंस है यानी कि ऐसी जो हमारी केमिस्ट्री है, उसी के बारे में हम इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर इस वर्ड से हम डिफाइन करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा आता है बायो और एक हमारा आता है केमिस्ट्री। बायो मतलब इनसाइड हमारी बॉडी यानी कि जो लिविंग थिंग्स के बारे में बात होती है, और केमिस्ट्री जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है। और ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है ये आप समझ गए होंगे। बाकी हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है वीडियो इससे प्रीवियस वाली, आप चाहो उसको जाके इन डेप्थ के लिए डिटेल्स में देख सकते हो। बाकी आप लोगों ने जो है सिलेबस देख ही लिया होगा, तो हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। बाकी जो ये वाला पार्ट है उसको भी हम 1 या 2 वीडियो में आगे कवर कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बाकी जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हो चैनल केयरवेल फार्मा। और केयरवेल फार्मा एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बी फार्मेसी के सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in पर आपको फ्री में हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। कहीं कोई नहीं बेचता, सारा कुछ फ्री आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वेबसाइट से जाओ और डाउनलोड कर लो। बाकी देखो, जिस तरह हमारा बायोकेमिस्ट्री वर्ड बना ना, कुछ इसी तरह हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला वर्ड भी बना हुआ है। यानी कि अगर हम बायोमोलिक्यूल को सिंपली समझना चाहें, तो अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को यहाँ लिख लें तो ये भी हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक वर्ड हमारा आ जाता है बायो और एक वर्ड हमारा आ जाता है मॉलिक्यूल्स। अब बायो का वर्ड अगेन वही है कि ये हमारे बॉडी से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर जो कुछ चल रहा है ना उसके बारे में बात हो रही है। और मॉलिक्यूल्स हमारा होता है कंपाउंड। यानी कि सिंपल अगर हम बोलें तो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे वो कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा क्या है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हमारे खाने को इधर या जो कोई भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आपको एक बात पता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, केमिकल कंपाउंड चाहिए। तो जो केमिकल कंपाउंड्स हमारे इस वाली रिएक्शंस में यानी कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हम जो है बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी कि सिंपल अगर बोला जाए तो बायोमोलिक्यूल्स आर दोज केमिकल या दोज बायोमोलिक्यूल्स या दोज कंपाउंड विच इन्वॉल्व इन द रिएक्शन विच ऑकर इनसाइड आवर बॉडी। तो देखा जाए आपको कुछ डाउट वाली चीज़ है नहीं, सारा कुछ आपका जो है कनेक्टेड है। यानी कि सिंपल आपको बात करनी है, आपके बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा फंडा आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। और उसके अंदर जो भी हमारे कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यानी कि कंपाउंड हमारे यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे इस बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो जैसे हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के एक फंडा आपको बताऊँ तो हमारा हो जाता है H2O। और H2O हमारा एक वाटर है, पानी है, और पानी है तो वो हमारे बॉडी के अंदर है, और पानी हमारा इन्वॉल्व
इन्वॉल्व भी हो रहा है इसमें, तो देखा जाए पानी एक तरह से हमारा एक बायोमोलिक्यूल्स हो जाता है। तो इसी तरह के कुछ हमारे कंपाउंड्स और होते हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बात करनी है। अब ये कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मेनली हमारे 4 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होगा लिपिड्स, एक होगा न्यूक्लिक एसिड, एक होगा प्रोटीन। अब जो प्रोटीन्स है इसी से मतलब ये हमारा डिवाइड हो जाता है अमीनो एसिड्स में, तो इनके बारे में भी आपको बात करनी है। टोटल हमारे पास 5 टॉपिक रहेंगे और सभी के बारे में आपको यहाँ पे केमिकल नेचर, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करनी पड़ेगी। और केमिकल नेचर के अंदर आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो कुछ भी ऐसा डाउटफुल नहीं रखना है आपको, ठीक है, सारा कुछ क्लियर करके रखना है, क्योंकि वीडियो भी होगी लेंदी और एक एक करके हम सभी चीज़ों को आगे समझते जाएंगे। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्राई करो आप एटलीस्ट एक पेज या ऐसी अपनी एक रफ नोटबुक और पेन लेकर बैठो और कोई भी डाउट्स आप लिखते जाओ, और अगर वो लास्ट तक आपका क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे थे उसको फर्दर हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं आपको समझाने के लिए सिर्फ, कि एक हमारे हो जाते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे एक वर्ड हमारा आ गया माइक्रो, और इधर हमारे जाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रो और माइक्रो का सिंपल इतना वर्ड है कि माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं छोटे, और माइक्रो मतलब होता है लार्ज, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं बड़े। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि कोई भी बड़ी चीज़ हमारी कैसे बनती है, 2 छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर, तो यहाँ पर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ही एक्चुअल में वो कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पे मान लो एक हमने ये बायो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एक और है हमारा, तो इस तरह हमने छोटे छोटे कई सारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स लिए जो हमारे छोटे वाले हैं, और जब इनको हम मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह के हमारे बन जाएंगे, और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो हमारे बन जाते हैं एक बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी कि माइक्रो हमारा छोटा होता है और यही माइक्रो हमारे जब ढेर सारे आपस में मिल जाते हैं देन ये हमारे मैक्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक बड़ा कंपाउंड बन जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं यहीं से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्रोटीन। तो प्रोटीन्स एक्चुअल में हमारी एक क्या होती है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती है, क्योंकि ये हमारी साइज में बड़ी होती है, और ये प्रोटीन्स हमारी किन से मिलकर बनी होती है, हमारी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। यानी कि अगर सिंपल आपको बोला जाए तो अमीनो एसिड्स हमारे हो जाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जब ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं देन वो फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स को, तो ये हमारे बन जाते हैं प्रोटीन्स। तो इसका कुछ एग्जांपल और समझना हो तो समझ लो, जैसे हमारी ईंटें होती हैं, आप लोग जानते होंगे, जिससे हमारे घर बनते हैं, तो एक छोटी ईंट को हम यहाँ बोल सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल जो छोटी है, और जब ढेर सारी ईंटें मिलकर दीवार बना देती हैं, घर बना देती हैं, उसको हम जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम जो है एक एक करके इन सभी कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ आगे चलते हैं। चलो, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो अगर आपको जैसे लिखना होगा एग्जाम में आ जाएगा, तो कोई भी हमारा 10 मार्क्स साथ में आ सकता है। सबसे पहले आपको जो है इस वर्ड को डिफाइन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड बना सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा एक बायोमोलिक्यूल्स होता है, सिंपल फंडा हो गया। बाकी अगर इसको हम और समझें तो हम इसका नाम पकड़ लेते हैं जो हमने अभी से किया है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये इसमें हमारे 2 वर्ड मिलते हैं, एक हमारे यहाँ पे आ रहा है कार्बो और इधर से हमारा आता है हाइड्रेट वर्ड। तो कार्बो वर्ड से हमारा यहाँ बनकर आ जाता है कार्बन, प्लस यहाँ हाइड्रेट वर्ड एक्चुअल में हमारा हाइड्रेट मतलब होता है वाटर के लिए, तो यहाँ पर हमारा वाटर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ अगर मिला के देखा जाए तो एक हमारा होता है कार्बन और इधर देखा जाए वाटर में, तो वाटर हमारा होता है H2O। तो सिंपल अगर हम यहाँ इसी के यानी कि इसी नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज बायोमोलिक्यूल्स और कंपाउंड इन विच कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो। यानी कि यहाँ पर हमारा एक कार्बन प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ये तीनों के तीनों एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं अगर आप गौर करोगे तो कार्बन हमारे यहाँ पे 1 है रेशियो, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 2 है रेशियो, और ऑक्सीजन हमारा कितना है 1 है। तो यहाँ पे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1/2/1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो देखा जाए ये एक इसकी क्या है डेफिनेशन, आप इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, बट ऐसा हर केस में सही नहीं होता है। आप सोचो भाई जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं सभी में हमारा क्या होगा कि ये मतलब रेशियो हमारा फिक्स रहेगा, यहाँ पे डेफिनेशन है, लेकिन कई जगह पे क्या है इनके ड्राइव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस इतना समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा कार्बन और वाटर ये मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होंगे, इनके बिना हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो है कार्ब्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि एक तरह से कार्बन के पानी यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं, और एक और नाम इसको हम जो है सैकराइड्स भी बोल देते हैं। सैकराइड्स क्यों बोलते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अब पहले यहाँ पर आप एक फिनोमिना समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी खाना पीना खा रहे हैं तो वो खाने से हमारी बॉडी में क्या है एनर्जी बन रही है, सिंपल फंडा समझ गए। लेकिन ऐसे ये डायरेक्टली नहीं बनती है, कैसे बनती है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो आपके पेट में गया, वहाँ पे वो टूटेगा फूटेगा, और उसके बाद वो फाइनली जाके आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस खाने में से आपको मेनली 3 चीज़ें मिलती हैं।
एक आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक आपका होता है फैट और एक आपका होता है प्रोटीन। इनको हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाता है देन इस कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होंगी, और जब वो रिएक्शंस हमारी परफॉर्म होंगी तो उस टाइम पर हमारी उन रिएक्शन के दौरान एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमारी एक तरह से एटीपी बोलते हैं हम, यानी कि एटीपी के रूप में यहाँ पे निकलती हैं, रिलीज होती हैं, और वही एनर्जी हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारी बॉडी को काम करती है। जैसे अगर सिंपल मैं आपको बोलूं तो मान लो कोई भी हमारी बाइक वगैरह है, तो बाइक कैसे चल रही है, बाइक में हम क्या कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, यानी कि पेट्रोल वगैरह डाल रहे हैं। तो अब मैं आपसे बोलूं क्या पेट्रोल डायरेक्टली बाइक को चला रही है? ऐसा तो नहीं है कि अगर ऐसा है तो भाई पेट्रोल को आप डायरेक्टली टायर पे डाल दो, इधर डाल दो तो चल जाएगा। वहां पे क्या होता है कि जैसे आपने पेट्रोल डाली इस बाइक के अंदर, तो वो पेट्रोल क्या करेगी, इंजन में जाएगी, और इंजन में जाने के बाद वो पेट्रोल यहाँ पे क्या करेगी, एक तरह से लिक्विड है, वो उस पेट्रोल इंजन में जाके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, यानी कि एक एनर्जी डेवलप कर रही है, और उसके बाद वो हमारी बाइक जो है चल रही है, मोटर हमारी घूम रही है उस बाइक के लिए। इसी तरह का फंडा यहाँ पे है कि जब हमने फूड डाला तो फूड डायरेक्टली एनर्जी में नहीं गया, फूड हमारा गया, वो हमारा डिसोसिएट हुआ, हमारे ब्लड में गया, और ब्लड में जाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हुआ, फैट में हुआ, इसमें हुआ, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हुई। एग्जांपल एक मैं आपको बता दूं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हमारी हुई, सिट्रिक एसिड हुई हमारी साइकिल। तो जब ग्लाइकोलिसिस हमारी होती है उस टाइम पर हमारा ग्लूकोज निकलता है, और जब ग्लूकोज हमारा बनता है तो उसी टाइम पर साथ में हमारी एनर्जी यानी कि एटीपी भी निकलती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए और चलाने के लिए। तो अब अगर देखा जाए तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतना तो पता चल गया होगा कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से ये हमारा इसका एक बायोलॉजिकल रोल हो जाएगा। बायोलॉजिकल रोल का मतलब क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में कैसे काम कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट को ही हम जो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज आप लोगों ने सुना होगा, ये टर्म तो आपने सुना ही होगा, उसका ग्लूकोज बढ़ गया, उनको बीपी शुगर हो गया, ये हो गया, तो ग्लूकोज में ही हम मेनली हम ग्लूकोज को ही शुगर बोल देते हैं। और शुगर ये मेनली मतलब हमारी बॉडी में यही करता है, एनर्जी वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सारा कुछ हमारे इसी कार्बोहाइड्रेट का टर्म होता है। तो शुगर को हम जो है सैकराइड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सैकराइड, और इसीलिए हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको भी हम जो है सैकराइड नाम से जानते हैं। तो अब आपको यहाँ पे इसके 4 तरह के नाम पता चल गए। एक हम इसको कार्ब्स बोल सकते हैं, एक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, शुगर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हम इसको सैकराइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्ब्स और सैकराइड ये वर्ड आप याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये आपके आगे काम आएंगे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एक इंट्रोडक्शन आप यहाँ समझ गए होंगे। बाकी इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर बात की जाए तो जो मैंने आपको रेशियो बताया इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सी ले लो यहाँ पे, और इधर हम ब्रैकेट में डाल देते हैं H2O, क्योंकि हाइड्रेट ऑफ पानी, और यहाँ पे आप N लिख दो। अब N का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CN, और H2O का होल N हो गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ चाहो तो लिख लिख के देख सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे एक लेते हो, मान लो आपने यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1, और H2O 1 है तो हमारा हो जाएगा SCH, जो हमारा एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है। हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 जब यहाँ पे लेंगे तो C2 हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 है तो इसका इंटू हो जाएगा, H4 हो जाएगा, और इधर होगा तो O2 हो जाएगा, तो हमारा C2H4O2 बन जाएगा। हमने यहाँ पे 6 ले लिया, 6 ले लिया तो यहाँ पे हमारे कार्बन 6 हो गए। उसके बाद हमारे H2O में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो H हमारे हो जाएंगे 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, और इसी को हम एक्चुअल में ग्लूकोज बोलते हैं, जो बोतल वगैरह में लोग चढ़ाया भी जाता है और बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है। तो ये ग्लूकोज हमारा ये फॉर्मूला होता है, और ये एक हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पता चलनी होंगी, और ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखना। तो एक तरह से ये हमारी इसकी केमिकल नेचर वाली बातें हो गई, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बल्क बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाली रिएक्शन भी लिख दी है। यानी कि जब ग्लूकोज मान लो हमारी बॉडी में बन गया, कार्बोहाइड्रेट हमारा टूट के पूरा बन गया, ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया, और ये ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो हम सांस के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि ये हमारी बॉडी से देन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 हमारी बाहर निकलती है, इधर हमारा पानी बन जाता है, और इन दोनों के अलावा हमारी रिलीज होती है ATP यानी कि एनर्जी, और यही हमको चाहिए होती है। तो इसीलिए हमारा जितना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है उतनी हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हम लोग, आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में मुंह बंद कर देते हैं, सांस नहीं आती, तो जब उनका मुंह बंद कर देंगे या ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उस चक्कर में क्या होता है कि उनकी बॉडी में ये एनर्जी ATP बनना बंद हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके बॉडी के सारे सेल्स मरने लगते हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जो इनिशियल यूनिट है, उसको जिंदा रहने के लिए ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन सारा कुछ चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए। और इनमें से कोई चीज़ नहीं होती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, हमारे सेल धीरे धीरे सारे मर जाते हैं, और बॉडी ब्लू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन का रेड कलर होता है, ये नहीं होगी, ब्लू हो जाती है, मतलब जहर वगैरह की इसमें हो जाती है। वो मैंने आपको पहले बताया इनऑर्गेनिक में। चलो ज़्यादा इसको नहीं खींचते, तो ये हमारा, आप चाहो इसको नोट डाउन कर सकते हो।
बाकी अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कैसे टाइप के होते हैं, तो मेनली देखा जाए तो हम यहाँ पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखा जाए मेनली 3, लेकिन कई जगह पे इसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो एक हमारा होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है, और सेकंड हमारा यहाँ पे आता है एक ओलिगोसैकेराइड। अब जो ओलिगोसैकेराइड है ना, इसमें हमारा मेनली क्या होता है, 2 से लेके 10 कार्बन तक हमारे पाए जाते हैं, और जो उसके बाद के होते हैं हमारे सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब ये मेनली फंडा क्या है, तो ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो देखो अभी हमने क्या सीखा था कि जैसे हमने कोई खाना पीना खाया तो उससे टूट टूट के हमारे कार्बोहाइड्रेट बनता है हमारी बॉडी के अंदर, जो एनर्जी में हेल्प करेगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारा सबसे छोटी यूनिट में होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा जितना टूट सकता था उतना टूट जाता है, तो उस वाली छोटी यूनिट को हम बोलते हैं ग्लूकोज, जो हमारे पूरे बॉडी में काम आता है। ग्लूकोज आप लोगों ने ऊपर से चढ़ाते हैं, आप जानते ही होंगे। तो इसी ग्लूकोज को हम जो है सैकराइड बोलते हैं, और यही हमारी एक्चुअल में एक शुगर यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा ग्लूकोज का पढ़ना, और इसी को हम सैकराइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो किस तरह ये क्लासिफाई किए जाते हैं। तो इसका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो हमारा आता है मोनोसैकेराइड्स में। अब मोनो का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि सिर्फ एक, यानी कि जब हमारा कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट होगी, यानी कि सिर्फ एक ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो उस वाली टर्म को हम बोल देते हैं मोनोसैकेराइड। यानी कि सिंपल है, कोई नहीं करना, सिर्फ हमारे पास एक ग्लूकोज प्रेजेंट है, यानी कि ये फर्दर हमारा टूट नहीं सकता, तो ये हमारा हो जाता है मोनोसैकेराइड। तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिर्फ एक शुगर यूनिट पाई जाती है उसको हम मोनोसैकेराइड बोल देते हैं, जो आपको यहाँ डिफाइन हो जाएगा। और ये फर्दर हमारे डिसोसिएट नहीं हो सकते जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस क्या होती है ये मैं आपको सेकंड वाले में बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एग्जांपल हमारा ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया, ये आपने टर्म सुने होंगे। अब सेकंड यहाँ पे टर्म हमारा आता है ओलिगोसैकेराइड। अब इन दोनों को मैं इसी ओलिगोसैकेराइड के अंदर आपको बता दूंगा। तो ओलिगोसैकेराइड में सिंपल इतना बताया गया है कि जैसे यहाँ पे ग्लूकोज हमारा एक यूनिट था, अब यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक से ज्यादा यानी कि 2 ग्लूकोज या 2 से 10 तक ग्लूकोज पाए जाते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बोल देते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स हमारे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके अंदर जो हमारा शुगर या फिर ग्लूकोज की यूनिट है वो हमारी 2 से लेके 10 तक प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे हो जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स हो जाते हैं। अब इस ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर हमारे आ जाते हैं डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। अब ये हमारे क्या होते हैं, तो डाई का मतलब होता है हमारा सिंपल 2, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो इनके नाम है ना इसी से आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। तो डाइसैकेराइड्स में हमारे 2, यानी कि ये हमारे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर हमारी 2 मोनोसैकेराइड या फिर 2 ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 सिंपल शुगर, तो इस तरह की 2 हमारी ग्लूकोज की यूनिट जब प्रेजेंट होती हैं तो वो हमारे कहलाते हैं डाइसैकेराइड। और ट्राई के अंदर हमारे मेनली 3 ग्लूकोज शुगर, यानी कि ट्राई मतलब 3 हो गया, तो 3 ग्लूकोज की यहाँ पे यूनिट प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे एग्जांपल और देख लो, मोनोसैकेराइड के हमारे ये हो गए, डाइसैकेराइड के हमारे सुक्रोज लैक्टोज हो गए, और ट्राई के हमारे रेफिनोज हो गए। इसके अलावा यही हमारे फर्दर टेट्रा मतलब 4 इसमें ग्लूकोज की यूनिट होंगी, पेंटासैकेराइड मतलब 5 होंगी, हेक्सा मतलब 6 होंगी, हेप्टा मतलब 7 होंगी। तो इसी तरह हमारी 10 तक यानी कि हमारी 10 तक ये प्रेजेंट होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। तो ये समझ गए। अब इसके अलावा एक टर्म आपको और समझना है कि ये जो हमारे जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि ये जो ये मोनोसैकेराइड्स हैं ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे हाइड्रोलिसिस पे, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये हमारे फर्दर डिसोसिएट होंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो मान लो यहाँ एग्जांपल हम एक उठा लेते हैं, जैसे ये हमारा ट्राइसैकेराइड था, इसके अंदर हमारे 3 सिंपल शुगर की यूनिट पाई जाएंगे, यानी कि 3 मोनोसैकेराइड से मिलकर ये बनाए। तो इसका एग्जांपल हमारा रेफिनोज है। तो अब अगर हम यहाँ रेफिनोज को थोड़ा डिसोसिएट करें, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी से तोड़ना। यानी कि अगर आप देखो, मैंने बोला ना बहुत सिंपल है आपके लिए सारे सब्जेक्ट, हाइड्रो ऑर्गेनिक ये सब, बस आपको इनके नाम का मतलब आना चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और लिसिस का मतलब होता है लाइसिस, इसको बोल देते हैं कई जगह हमारा ब्रेकडाउन यानी कि तोड़ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, रेफिनोज का लिया, और रेफिनोज में हमारा 3 होता है और एक में हमारे 6 होते हैं, तो देखा जाए 6 3 18, यानी कि 18 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। तो C18 H22 और O16 ये हमारा हो गया रेफिनोज। अब इसको हम ऐड कर देंगे पानी यानी कि 2H2O, और जब ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये 3 में हमारा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि हमारा ये एक वो वाला ट्राइग्लिसराइड था, क्योंकि ये हमारे 3 मोनोसैकेराइड या फिर 3 सिंपल शुगर की यूनिट में टूट गया। तो यही हमारा होता है ब्रेकडाउन करना। अब देखो यहाँ पे रेफिनोज था, 3 में टूट गया। अब इसके अलावा हमारा सेकंड जो हमारे नॉर्मल वाले होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मान लो हमारा सुक्रोज हो गया या लैक्टोज, ये हमारे यहाँ पे 2 में टूट जाते हैं। लेकिन अब जो पहला वाला हमारा है मोनोसैकेराइड, वो तो ग्लूकोज है,
अब ग्लूकोज तो हमारा पहले से सिंगल है, तो ग्लूकोज तो हमारा टूट नहीं सकता क्योंकि ये हमारा पहले से क्या है, एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, तो यही वाला सिंपल फंडा हमारे यहाँ पाया जाता है। अब बात करें थर्ड हम अपने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, तो सिंपल है, यहाँ पे मोर देन 10 मोनोसैकेराइड या फिर सिंपल शुगर यूनिट या फिर ग्लूकोज की यूनिट पाई जाएंगी। जो मर्जी आप नाम दे दो, या ग्लूकोज बोल दो, या इनको मोनोसैकेराइड्स बोल दो, या आप यहाँ पर सिंपल इनको सैकेराइड बोल दो, या यहाँ पर सिंपल शुगर यूनिट बोल दो। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड, पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो पॉलीसैकेराइड में क्या है, अब 10 तक हमने ओलिगोसैकेराइड बोल दिया, तो यहाँ पे 10 से ज़्यादा जब हमारी मोनोसैकेराइड या फिर सिंपल शुगर की यूनिट हो जाएंगे, उसको हम यहाँ पर पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है स्टार्च। तो स्टार्च में हमारी बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है, और स्टार्च जब तोड़ेंगे तो वही लगातार टूटता ही जाएगा। तो स्टार्च हमारे यहाँ पे देखो C6H10O5, ये जनरल फॉर्मूला हमारा इधर है, और इसमें यहाँ पे N आप जितना मर्जी जोड़ दोगे, आप जोड़ दो, ये हमारा स्टार्च सेलुलोज पूरा बन जाएगा। और इसमें हाइड्रोलिसिस करने के लिए आप यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज जो है ले सकते हो। तो ये हमारा हो गया पॉलीसैकेराइड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में हमारे जो है मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में जुड़कर एक मतलब यूनिट बनाती हैं। तो अब अगर एग्जाम में आता है, आप इस चीज़ को धुन कर आ सकते हो अच्छे से, कि बस आपको सिंपल याद रखना है सैकेराइड, और 1 यूनिट है मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट है डाइसैकेराइड, 3 है ट्राई है, और 2 से 10 तक है तो ओलिगो है, और 10 से ज़्यादा है तो पॉलीसैकेराइड हो गया। इसी तरह आप बस आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, वो याद कर लो। सिंगल वाला ग्लूकोज हो गया, डबल वाला सुक्रोज हो गया, ट्रिपल वाला रेफिनोज हो गया, और उससे ज़्यादा वाला हमारा स्टार्च हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। अब इसके केमिकल नेचर के बारे में बात करें, तो वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ना, आप वही सब बता दोगे और आप इसका डायग्राम लिखकर स्ट्रक्चर बना के याद आओगे, वही मोर देन इनफ है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे एक्चुअल में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स होते हैं, और या फिर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, या कीटो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अब देखो ये चीज़ें आपकी थोड़ी अभी ऊपर पड़ेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, देन आपको ये सारी चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी। तो जैसे ये हमारा होता है पूरा स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा, आपने थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनिक में पढ़ाई होगा। ये कार्बन है और इस पर 4 वैलेंसी, तो 4 चीज़ें हमारी यहाँ अटैच हो जाती हैं। तो जो ये वाला ग्रुप है, यानी कि जहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H होता है, इसको हम यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप बोल देते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या है, आपको लास्ट में CHO, यानी कि जहाँ पे वर्ड आपको CHO दिख रहा है, आप समझ जाना यहाँ बात हो रही है एल्डिहाइड ग्रुप की। और कीटो ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हम क्या करें, ये H यहाँ पे ना जोड़ें और सिर्फ हम यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जोड़ दें, और यहाँ पे कुछ और हमारे जुड़े होंगे, तो ये हमारा हो जाता है कीटो ग्रुप। ठीक है, तो कीटो और इसमें जो हमारा एल्डिहाइड में सिर्फ इतना फर्क है, एल्डिहाइड में हमारा H जुड़ा होता है, साथ में SCHO होता है, और कीटो में हमारा CO होगा सिर्फ, यानी कि C डबल बॉन्ड O हमारा होता है। तो ये दोनों ही रूप में हमारे एल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हो जाता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और ये हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप थोड़ा बहुत इसको याद कर लो। बाकी जो नॉर्मल अगर आपको ये समझना है, आप इसको छोड़ दो, केवल इतना लिख के आ जाना कि हमारे जो केमिकल नेचर में हमारे ये कीटो फंगल ग्रुप और एल्डिहाइड दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसका जो रेशियो हमारा है वो 1/2/1 का रेशियो होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये इसका जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारे डिफरेंट टाइप की रिएक्शन दे सकता है, एस्टरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे आपको कुछ ना हो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के आ जाना, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपके बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो तो हमारे जो कार्बन थे वो हमारे 6 थे, C6 था, और हाइड्रोजन हमारे कितने थे, 12 थे, और हमारा ऑक्सीजन भी 6 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2, ये जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है, इसको इसकी जगह मतलब कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है, इतना समझ लो आप। तो 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन दिया, तो 6 कार्बन हो गए हमारे। ओके, अब इधर उधर अगर देखा जाएगा तो हाइड्रोजन हमारा इधर भी है, इधर भी है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा एक ही तरफ है। तो इधर हमारे हो गए 4 ऑक्सीजन, एक ये 5 और एक ये 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखा जाए 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 और 4 8, और 3 इधर हैं, 8 और 3 11, और एक इधर है 12। तो इस तरह हमारा ये ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है। और देखा जाए ऊपर आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा होगा CHO, तो ये चीज़ भी आप यहाँ याद रख सकते हो। तो इस तरह आपको जो है कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में हमारा क्या होता है। मतलब क्या होता है ये तो आप समझ गए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बायोलॉजिकल रोल क्या, मतलब हमारी बॉडी में ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारी हेल्प कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये हमारा एज अ एनर्जी का सोर्स काम कर रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए यही काम कर रहा है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, देन ये जाके हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एज अ सोर्स की तरह काम कर रहा है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ये स्टोर्ड फॉर्म में भी काम करता है, यानी कि जब हमारी बॉडी, अभी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को,
तो अभी तो मेरी बॉडी में एनर्जी बनी रही है, लेकिन जब मैं खाली होऊंगा तो वो एनर्जी हमारी ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, और जो हमारे बुरे वक्त में काम आएगी। यानी कि कोई फास्ट वगैरह रखता है, या अभी जैसे मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, तो इस टाइम पर मेरे ग्लाइकोजन वाली एनर्जी मेरे में काम आ रही होगी। इसके अलावा ये हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, जो आपको आगे समझ आएगा फैटी एसिड्स क्या होते हैं हमारे। इसके अलावा ये हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है, क्योंकि इसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो ये ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करेगा, इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल सारे पार्ट करता है। ये सब चीज़ें आपको अभी थोड़ी कम आएंगी, लेकिन एंड में समझ आएगा। और लास्ट में हमारा एक क्या है कि डीएनए और आरएनए होते हैं, जो हम न्यूक्लिक एसिड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यानी कि जब हम जो है इनके बारे में बात करेंगे, तब आपको जो डीएनए आरएनए के बारे में बात करेंगे, तो उसमें भी ये हमारा हेल्प करता है, यानी कि बनाने में। कैसे करता है, तो इनके अंदर जो हमारी एक पेंटोज शुगर होती है, तो वो शुगर ही तो हमारी कार्बोहाइड्रेट, तो उसी में ये हमारा हेल्प करता है। जब उस टाइम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगा। और कई जगह पे ये स्पेयर प्रोटीन की तरह काम करता है। यानी कि मान लो अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में किसी तरह कम हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी उसकी जगह लेगा और हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयरिंग में हमारी हेल्प करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट करता है। और लास्ट में क्या है कि हमारा जो हाउस होल्ड है, यानी कि नॉर्मल हमारे घर वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो चीनी होती है हमारी, वो एक्चुअल में हमारी एक कार्बोहाइड्रेट्स होती है। चीनी हो गया, बूरा हो गया, तो ये हमारी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे घरों में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं हमको मीठा करने में, हमारी चीज़ों को मीठा कराने में, दूध वगैरह में। तो ये हमारे होते हैं पूरे कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हमने जो अपना एक टॉपिक यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इन डेप्थ और अच्छे से जो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे अपना सेकंड बायोमॉलिक्यूल, जो हमारा होने वाला है लिपिड्स होने वाला है। और लिपिड्स के बारे में भी हम वही सारी बातें जानेंगे जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानी थी, कि एक्चुअल में लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, पहले ये जानेंगे। देन ये क्यों होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत क्यों है, और इसके अलावा इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि कितने तरह के हमारे बॉडी में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही 3-4 बातें, और केमिकल नेचर यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हमको यहाँ बातें करनी पड़ेंगी। तो लिपिड्स को अगर हम सिंपली जाने, तो जैसे अगर मैं आपको रेगुलर एग्जांपल बताऊं, तो जैसे आपका घर है, आप नॉर्मल घर में देखोगे तो घी, आप लोग रोटियों पे घी वगैरह लगाते होगे ना, तो वो हमारा घी हो गया, या आपका रिफाइंड तेल हो गया, या वो तेल हो गया जिसमें आप अपनी सब्जियां बनाते हो, आप लोग पूड़ियाँ तलते हो, आप लोग वो तलते हो। तो जितने भी हमारे घी और ये तेल वगैरह हैं, इसको हम यहाँ पर फैट एंड ऑयल बोलते हैं। और ये जो हमारे फैट्स एंड ऑयल होते हैं, इसी को एक्चुअल में हम जो है लिपिड्स बोलते हैं। अब ऑयल तो आप समझ गए कि आपका ये रिफाइंड वगैरह हो गया, तो फैट एक्चुअल में क्या है। अब जो कोई ऑयल हमारा सॉलिड फॉर्म में है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपके घर में घी होगा, जो घी थोड़ा सा मेनली सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो वो घी हमारा एक क्या हो जाएगा, फैट्स हो जाएगा, यानी कि वो हमारा एक फैट हो जाएगा। और अगर आपने और कनेक्ट करना हो, तो फैट वर्ड आप अपनी बॉडी से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों ने सुना होगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इसका फैट बढ़ गया, इसका मोटापा वगैरह बढ़ गया है। तो फैट एक्चुअल में एक्सेस वाला आपकी बॉडी में मास हो जाता है, जो हमारा फैट, और ज़्यादा घी खाने से भी हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है। तो यहाँ सारा कुछ हमारा कनेक्टेड है, तो आपको कुछ भी डाउटफुल नहीं रहना है। तो लिपिड्स हमारे क्या होते हैं एक्चुअल में, तो लिपिड्स सिंपली हमारे क्या होते हैं, फैट्स एंड ऑयल होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी है, सब कुछ है। अब क्या क्या बना हुआ है जो मैं आपको आगे बता दूंगा, बस आप इतना समझ लो कि लिपिड्स हमारे मेनली फैट्स एंड ऑयल होते हैं, जो आपके घरों में प्रेजेंट है और आपकी बॉडी वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो लिपिड्स हमारा वर्ड है, वो एक ग्रीक वर्ड, यानी कि लिपोज या इसको लाइपोज जो भी बोल लो, इस वर्ड से हमारा ड्राइव किया है, और इसका मतलब हमारा क्या होता है, फैट होता है। यानी कि सिंपली हमारा लिपिड्स फैट से कनेक्टेड होता है, और जब ये फैट हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इन्हीं को हम ऑयल बोल देते हैं। इसीलिए इन दोनों को हम कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी वही सारी बातें हैं कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्राप्त होता है ये, और इसके अलावा ये हमारे सॉलिड फॉर्म में फैट होगा, लिक्विड फॉर्म में ऑयल होगा। और इसके अलावा ये हमारा जो है, देखो आपने कभी देखा होगा, आप कभी पानी लेना, उसमें तेल डालना, तेल मिलेगा नहीं हमारा पानी के अंदर। और नॉर्मली जो तेल के बर्तन या फिर घी के हमारे बर्तन है, वो नॉर्मली हमारे साफ़ नहीं होते जब तक हम उस पर साबुन ना लगाएं। आप कभी चाहो तो करके देख लेना, आप सिर्फ पानी से उनको साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में वो हमारे मिक्स नहीं होते, वो हमारे वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं हमारे। और इसीलिए वहाँ पर आप सर्फेक्टेंट यानी कि साबुन का यूज़ करते हो। तो लिपिड्स हमारे एक हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, मतलब वो हमारे पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके अंदर हमारे सॉल्युबल होते हैं। आप चाहो तो क्या करना, तेल लेना, और तेल के अंदर आप घी डालोगे तो वो आपका मिक्स हो जाएगा, लेकिन तेल आप पानी में मिक्स नहीं कर सकते। बाकी मैंने आपको एक फंडा बताया था कि देखो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं माइक्रो वाले, एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। और जितने हमारे जो मैक्रो वाले हैं, वही आपस में मिल मिलकर हमारे मैक्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा लिपिड्स एक्चुअल में, वो भी हमारा एक तरह का क्या होता है, मैक्रो मोलिक्यूल्स होता है। और ये जो लिपिड्स है हमारा, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, आपके आगे हमेशा काम आएगी, कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक हमारा होता है फैटी एसिड,
और एक हमारा होता है अल्कोहल। एक एक करके हम इन दोनों के बारे में भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिपिड्स हमारा मेनली फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना होता है, यानी कि जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो मिलने के बाद एक हमारा नया फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम ईस्टर बोलते हैं। तो ये ईस्टर जब हमारा बन जाता है तो उसी को हम यहाँ पर लिपिड बोलते हैं। थोड़ा डाउटफुल हो गया ना? अब इसको हम थोड़ा जो है यहाँ पर मिला के देखने वाले हैं, देन आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आने वाली है। तो पहले आप ये समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसे कोई भी हमारा रिएक्शन होती है, मान लो हमारा कोई भी कंपाउंड है, या आप वैसे आगे पढ़ोगे अगर पढ़ लिया होगा, तो इनके ऊपर जब कोई हम एक एक्स्ट्रा वाला ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे ये CHO था जो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा एक एल्डिहाइड था। ये हमारा एक कीटो ग्रुप था जिसमें C+O था, और इधर उधर कोई भी हमारी कार्बन की चेन होगी। और इसी तरह का एक हमारा ये होता है जिसमें कार्बन है और कीटो की तरह हमारा O है, लेकिन इधर हमारा एक और ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन होगी और इधर कोई कार्बन की चेन होगी। तो इस वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको हम क्या बोल देते हैं? ईस्टर बोल देते हैं। यानी कि ये वाला जो फंडा है इसको हम यहाँ पे ईस्टर बोल देते हैं। तो जो हमारा लिपिड्स होता है एक्चुअल में वो हमारा एक ईस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब कैसे बनता है ना वो आप यहाँ समझ लो। एक तरह से ये हमारा इसका केमिकल नेचर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। तो देखो सिंपल हमारा क्या है, लिपिड्स आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ईस्टर फॉर्म होता है, कैसे होता है? तो फैटी एसिड का हमारा एक जनरल फार्मूला क्या होता है? R और C+O और OH। अब देखो यहाँ पर टर्म हमारा क्या है? एसिड है, और एसिड में हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मेनली हमारे बॉडी के अंदर मतलब इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है C+OH, यानी कि ये होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और इसको अगर आप फॉर्मूले में बनाओगे तो C+O और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है OH। तो ये एक्चुअल में हमारा होता है पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई सी भी हम यहाँ पे कार्बन की चेन जोड़ देते हैं, R, यानी कि चाहे CH2 जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, इस तरह हम लंबी जब चेन जोड़ देते हैं तो ये पूरा फंडा हमारे यहाँ पे कहलाता है फैटी एसिड। तो आप फैटी एसिड के बारे में समझ गए कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की पूरा मतलब एक फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारी कार्बन की चेन जुड़ी होती है। ओके, अब यहाँ बात करें अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल सिंपल आपको पता है कि यहाँ पर जो OH वाला हमारा ग्रुप होता है जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, जैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसी तरह ये एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो जब ये ग्रुप हमारा किसी कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम जो है अल्कोहल बोल देते हैं। और ये वही अल्कोहल है जो आप नॉर्मली दारू वगैरह मतलब देखी होगी मूवीज़ वगैरह में, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारा वही अल्कोहल हमारा होता है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा अल्कोहल है जिसमें लास्ट में आपको OH ग्रुप यहाँ पे लगा मिल जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि जिसका जब कॉम्बिनेशन करेंगे तभी हमारा लिपिड बनेगा। तो ये हमने ले लिया फैटी एसिड R, और ये C+O OH, और इधर हमने ले लिया अल्कोहल यानी कि OH। तो जब हम यहाँ पे इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला जो हमारा OH है और इधर से हमारा एक H, ये क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं, और मिलके यहाँ पे तो देखो अब नॉर्मली क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन निकल गया, सॉरी वाटर निकल गया, H2O निकल गया। तो जब यहाँ से OH निकल गया तो ये वाली जगह खाली हो गई, ये वाली देखो, और इधर से हमारा H निकल गया तो ये वाली जगह खाली हो गई। तो बस ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, R ये रहा, ठीक है, C हमारा ये रहा, O है, और यहाँ पे ये जगह खाली हो गई थी, और इधर से हमारा हाइड्रोजन H हट गया तो ये O खाली हो गया, तो ये O जाके इधर लग जाता है। और जब ये इधर लग जाता है तो ये पूरा का पूरा हमारा एक ईस्टर ग्रुप फॉर्म हो जाता है, और इसी को हम एक तरह से जनरल फार्मूला बोलेंगे अपने पूरे का पूरे लिपिड के लिए। तो ये हमारे लिपिड का एक पूरा जनरल फार्मूला हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप R की जगह कोई भी कार्बन की चेन ऐड कर सकते हो, CH2 CH3 ऐड कर दिया, यहाँ CH2 CH2 ये ऐड कर दिया, तो ये हमारा एक पूरा का पूरा लिपिड का एग्जाम्पल है। और लिपिड की मेन बात क्या है कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये लिपिड की मेन बात है, और ये हमारा एक ईस्टर ग्रुप होता है, और इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि दीज आर द ईस्टर फैटी एसिड ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के साथ मिलकर हमारे फैटी एसिड ने ईस्टर बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पूरा का पूरा लिपिड, और ये आप केमिकल नेचर में पूरा लिख के आ सकते हो, ये पूरा बना के आ सकते हो। बाकी अब हम इसके अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें जो एक इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स का हमारा कई बार आता भी है, तो इसको मेनली हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा आता है सिंपल लिपिड्स, सेकंड आता है हमारा कंपाउंड लिपिड्स, एंड थर्ड हमारा आता है डिराइव्ड लिपिड। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप बस उसका नाम पकड़ो, नाम क्या है। वैसे तो लिपिड से ये नहीं मिलता, तो चलो ये तो आपको याद हो ही गया। अब इनके आप नाम समझो। सिंपल लिपिड्स, तो सिंपल का मतलब क्या होगा कि इसमें जो लिपिड्स में मैंने आपको क्या बताया, 2 चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं, एक है फैटी एसिड, एक होता है अल्कोहल। तो सिंपल लिपिड्स हमारे
सिंपल यही वाले लिपिड्स होते हैं जिसके अंदर फैटी एसिड और एल्कोहल के अलावा कोई और कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होगा। सिंपल हमारे एल्कोहल और फैटी एसिड मिलेंगे और मिलकर ये हमारे सिंपल लिपिड यहाँ पे बना देते हैं। तो सिंपल लिपिड्स हमारे दोज लिपिड्स विच डज नॉट हैव एनी अदर सब्सटेंस, दे ओनली कंटेन ईस्टर फैटी एसिड्स ऑफ डिफरेंट एल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर हमारे सिंपल लिपिड बन जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फैट्स एंड ऑयल और एक हमारे आता है बेक्सेस। तो थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए यहाँ पे वैसे ये ज़्यादा कुछ नहीं होता, और बायोकेमिस्ट्री इन सब सब्जेक्ट में आपको इतना कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लिखना है, वो लिखना है। आप इसमें मेन चीज़ें लिख दो, जो पॉइंट है, जो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है आपके, वो बहुत काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फैट्स एंड ऑयल वाला है, तो फैट्स एंड ऑयल में सिंपल हमारे ये फैटी एसिड मतलब वो होते हैं जो इसमें एल्कोहल हमारा होता है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया एल्कोहल ही है। तो इसमें जो एल्कोहल है, एल्कोहल एक जनरल फॉर्मूला है, एल्कोहल अलग अलग होते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो उसी तरह एक हमारा एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल होता है। तो जब ये ग्लिसरॉल हमारा इस फैटी एसिड के साथ मिल जाता है तो उस टाइम पर हमारा बनता है, उसको हम बोलते हैं फैट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्लिसरॉल के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ये होता है पूरा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, आप लोग यहाँ एक बार अच्छे से देख लो। और इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, CH2 और इस पर एक OH ग्रुप, क्योंकि ये एल्कोहल है, CH इस पर एक OH ग्रुप और CH2 इस पर एक OH ग्रुप। और बैलेंसी आप देख सकते हो, यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक इधर 4 जुड़ते हैं, और ऑक्सीजन के साथ 2 जुड़ते हैं, एक से ये जुड़ा है, तो सारा कुछ हमारा ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो ये ग्लिसरॉल है जो एक एल्कोहल है। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे यहाँ पे ऐड होता है तो जो एल्कोहल है उसका ये वाला पार्ट जो होता है ना यहाँ से, तो इस वाले पार्ट से ये हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, हटता है, और देन जाके हमारे यहाँ पे ये चीज़ जुड़ती है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो ग्लिसरॉल के अंदर हमारे 3 जगह हैं जहाँ पे हमारी जो है कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे हमारे ये पूरे मतलब लिपिड्स बन सकते हैं, एक ये। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 फैटी एसिड ले लेते हैं। कौन से लेते हैं, 3 लेते हैं। RC⋯OH, ये हमारा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर पूरा हमारा एक फैटी एसिड बनाता है। तो हमने यहाँ पे 3 ले लिए। अब जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो एक एक करके क्या होगा, ये वाला पहला वाला जो है 3 है यहाँ पे, तो पहला वाला हमारा इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा वाला हमारा इसके साथ जुड़ेगा, और तीसरा वाला हमारा इसके साथ जुड़ेगा। और जुड़ने पे क्या होगा, इस वाले का OH और इस वाले का H हट के H2O बाहर निकल जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे तो प्लस हम लिख सकते हैं 3 हाइड्रोजन, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ से जो हमारे माइनस हो गए, ठीक है। अब जब क्या होगा, ये वाला यहाँ से, तो ये C हमारा जुड़ जाएगा इसमें ऑक्सीजन के साथ, ये वाला C इस वाले के साथ, ये वाला C इसके साथ। तो देखा जाए हमने यहाँ डिनोट कर दिया, क्योंकि 3 अलग अलग थे, R1 R2 R3, और ये पहला वाला हमारा फैटी एसिड, ये दूसरा वाला फैटी एसिड, ये तीसरा वाला फैटी एसिड। और देखा जाए C⋯O, इधर का एक O बचा, सॉरी ये वाला O नहीं, ये OH पूरे चला गया, ये वाला O हमारा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो इधर जुड़ गया, और ये CH2 आ गया। ये वाला O इधर जुड़ गया जाके, इधर CH है केवल, और इधर वाला जुड़ गया, इधर CH2 है। तो ये जो पूरा हमारा बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर नाम बोले जाए तो क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, ग्लिसराइड पूरा बोलेंगे। और 3 है, यानी कि 3 फैटी एसिड के साथ बना, तो उसको हम जो है ट्राईग्लिसराइड बोल देते हैं। और जो ट्राईग्लिसराइड एक्चुअल में इसी को हम यहाँ पर फैट बोलते हैं, यानी कि ये एक तरह से फैट का हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो ट्राईग्लिसराइड ये हमारा हो जाता है। अब अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में कर दें, यानी कि जब हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़ी हीट है, ज़्यादा कर दो, ज़्यादा करके ये जैसे आपका घी है उसको पिघला लो, लिक्विड में बन गया, तो वो हमारा एक तरह से ऑयल हो जाता है। तो ऑयल से आता है लिक्विड स्टेट ऑफ फैट, यानी कि ये कुछ अलग नहीं होते, हमारे जो फैट्स है ये वाला, इसी का एक लिक्विड स्टेट हमारा हो जाता है ऑयल। तो फैट्स एंड ऑयल आप समझ गए, और ये चाहो तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, आपके बहुत काम आएगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बेक्सेस के बारे में बात करें तो बेक्सेस में क्या होता है कि यहाँ पर भी 2 चीज़ें हमारी, क्योंकि ये सिंपल है तो यहाँ कोई तीसरी चीज़ नहीं है, हमारी 2 ही चीज़ें हैं, एक हमारा फैटी एसिड है, एक हमारा एल्कोहल है। लेकिन एल्कोहल के अंदर जो हमारा फैट एंड ऑयल में जो ग्लिसरॉल हमने लिया था, अब बस हम यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं लेता, यानी कि ग्लिसरॉल के अलावा हम अगर कोई और यहाँ पे एल्कोहल का यूज़ करते हैं तो वो हमारे यहाँ पे बेक्सेस कहलाता है। एग्जाम्पल हमारा बीस वैक्स हो गया, या फिर कार्नावा हमारा वैक्स हो गया। तो ये थे हमारे बेक्सेस और फैट्स जो हमारे सिंपल लिपिड्स के अंदर यहाँ पे आते हैं। अब बात करें हम यहाँ पे कंपाउंड्स लिपिड के बारे में, तो देखो सिंपल हमारा मतलब सिंपल 2 चीज़ें थी, लेकिन कंपाउंड में बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, हमारा फैटी एसिड और एल्कोहल है, क्योंकि इनके बिना तो हमारा लिपिड बनेगा ही नहीं। तो फैटी एसिड एंड एल्कोहल है, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा वाला फंक्शनल ग्रुप और ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक इन दोनों के अलावा भी एक ग्रुप ऐड होगा। तो जब ये 3 चीज़ें हमारी हो जाएंगी तब हमारे ये कंपाउंड लिपिड कहलाता है। कंपाउंड मतलब क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा झुंड होने लग गया, कुछ कंपाउंड हो गया, कुछ और चीज़ें हमारी ऐड हो रही है हमारी। तो सिंपल फंडा है, तो यहाँ पर हमारा फैटी एसिड और एल्कोहल होगा, लेकिन इसके साथ में हमारा एक एडिशनल ग्रुप होगा, जैसे हमारा फॉस्फेट हो गया, या फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं।
तो फॉस्फोलिपिड में हमारा सिंपल क्या होगा कि यहाँ पर फैटी एसिड होगा, साथ में अल्कोहल होगा, लेकिन साथ में हमारा जो ग्रुप होता है उसका नाम होता है फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप हमारे यहाँ साथ में ऐड हो जाता है। और जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तब हमारी ये फॉस्फोलिपिड की एक मतलब फॉस्फोलिपिड हमारा बनता है, जो एक हमारे लिपिड होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सेल के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारी बॉडी की सबसे इनिशियल पार्ट है। उसके अंदर हमारे एक न्यूक्लियस होता है, बाकी सब ऑर्गन्स होते हैं। तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो ऊपर की लेयर है, ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से मिलकर ही बना होता है। यानी कि जो यहाँ पर ये हमारा एक्चुअल में लिपिड है, इससे हमारी क्या हो रही है, हमारी जो सेल है, जो हमारे पूरी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है, उस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो हमारी इसी लिपिड से मिलकर बनी है। तो लिपिड्स हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको पता चल गया, हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट होगा, क्योंकि जितने हमारे सेल्स हैं उन सभी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी इसी लिपिड से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। तो लिपिड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो फॉस्फोलिपिड्स में तीन चीज़ें हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और साथ में हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है। सेकंड हम यहाँ पे बात करें तो हमारा आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में दो चीज़ें हमारी हैं, देखो नाम से ही समझो, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज एक तरह से, या ग्लाइकोजन हमारा हो गया प्लस लिपिड्स हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा फैटी एसिड्स है और साथ में अल्कोहल है, और साथ में हम यहाँ पर जो एडिशनल ग्रुप है उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा अल्कोहल है वो यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन यहाँ अल्कोहल में हम स्पाइनोगोसिन, नाम आप देख लेना, तो स्पाइनोगोसिन नाम का एक मतलब अल्कोहल है, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये वाला अल्कोहल हम यूज़ करेंगे देन हमारा ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे फॉर्म होगा, जो हमारा एक तरह से कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारे कंपाउंड लिपिड के बारे में समझ गए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब थर्ड के बारे में बात करें तो ये हमारा आता है ड्राइव्ड लिपिड। अब देखो ड्राइव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा सिंपल और जो कंपाउंड लिपिड्स है, इसी में हम थोड़ी बहुत हेर फेर करेंगे, इसमें हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देन हमारा टूट बिखेर के जो लिपिड तैयार होता है उसको हम ड्राइव लिपिड बोलेंगे। ड्राइव का मतलब होता है निकालना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उस लिपिड को बनाया है, खुद से निकाला है, तो ये हमारा हो जाता है ड्राइव लिपिड। एग्जाम्पल हमारे फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल और स्टेरॉयड है। ये फैटी एसिड मतलब नॉर्मली हम उसमें हाइड्रोलिसिस करा के सिर्फ फैटी एसिड निकला तो हमारा बन गया। स्टेरॉइड्स हो गए हमारे, फैटी एल्डिहाइड्स हो गए हमारे, टर्पीन्स हो गए, कैरोटीन्यूड्स हो गए, तो ये हमारे ड्राइव वाले हो गए। तो सिंपल और ये तीनों, आई होप आपको ये अच्छे से पूरी क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल रोल के बारे में, यानी कि लिपिड्स हमारे कहाँ और कैसे काम आता है। तो दे आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पूरे सेल्स हैं उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी इन्हीं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी होती है, यानी कि एक इस तरफ फॉस्फोलिपिड, इस तरफ दो बाई लेयर मिलकर हमारे फॉस्फोलिपिड पूरा मतलब ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। उसके अलावा ये हमारे एक स्टोर्ड फॉर्म की तरह काम करते हैं, यानी कि जो आपने ट्राइग्लिसराइड्स अभी यहाँ पे बनाए थे हमने इस पूरे में, ये ट्राइग्लिसराइड हमारे जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं ना बॉडी के अंदर, उसमें मतलब ये भर जाते हैं और उसी की वजह से हमारा मोटापा आता है, जो पेट में एकदम मोटापा भर जाता है, तो वो इन्हीं ट्राइग्लिसराइड की वजह से बनता है। और यही मोटापा हमारा मतलब बुरे वक्त में हमारी एक तरह से एनर्जी के रूप में हमारे लिए काम आता है। उसके अलावा ये इसीलिए हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। इसके अलावा ये हमारा एज अ सोर्स काम करता है फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए, क्योंकि ये हमारा फैट है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उस बनने में इससे हेल्प मिलेगी और उनके एब्जॉर्प्शन में भी हमारी इससे हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये कई जगह पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि भाई ये क्या होते हैं, भाई पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो ये बहते रहेंगे तो ये अच्छे से काम करेंगे। उसके अलावा ये काम करते हैं जब प्रीकर्सर फॉर बाइल एसिड, विटामिन, हार्मोन्स और स्टेरॉइड, यानी कि इनको बनाने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो रेगुलर लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारा तेल और घी हो गया। तो आई होप आपको जो है लिपिड्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, यानी कि जब बात हो लिपिड्स की, फैट एंड ऑयल के बारे में बात होगी, जब बात हो कार्बोहाइड्रेट्स की तो वहाँ पर ग्लूकोज और शुगर्स के बारे में बात होगी, सैकराइड्स के बारे में बात होगी। तो इस तरह आप जो है इन चीज़ों को याद कर सकते हो। तो अब हमारी बारी है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने के लिए। तो अब हमारे यहाँ पे जो है दो पड़ाव पार हो चुके हैं। हमने अपने जो है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में अच्छे से बात कर ली, सारा कुछ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछते जाओ, और रफ वगैरह में नोट्स ये रफ वाले लिखते जाओ, क्योंकि ये आपको फेयर वाले नोट्स में नहीं मिलेंगे। तो ये एक हिंट है, आप चाहो लिख दो, आपके बहुत काम आएंगे। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब जो न्यूक्लिक एसिड हमारा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आप यहाँ समझते हैं। तो पहले हम ना बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे होता क्या है। तो अब अगर आपको याद हो तो हमारी जो बॉडी है पूरी की पूरी, अगर मैं यहाँ बना दूँ, चलो लो, तो हमारी ये पूरी बॉडी है, इसका सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी बिल्कुल बेसिक यूनिट क्या होती है, हमारा होता है सेल। तो जो हमारे सेल होते हैं उस सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे ऑर्गेनल्स है, और इसके अंदर हमारा होता है ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, ये पूरा सेल है और अंदर हमारा होता है न्यूक्लियस। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारा एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे दिख गया होगा,
अब ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, इसी के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह के। आप लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा होगा, 11th में बहुत बार पढ़ा होगा। तो इन्हीं सबको हम मिलाकर जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए और आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पर देखा जाए तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारा यही डीएनए और आरएनए कहलाता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड इज नन अदर देन इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी का जो जेनेटिक वाला पार्ट है वही हमारे न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। और ये जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या करता है, जैसे मान लो जब प्रजनन वगैरह होता है और मतलब पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कई कई बार कि अगर माँ बाप की आंखें मतलब थोड़ी सी वैसी होती हैं, चमकीली या ब्लू या अलग कलर की होती हैं, तो बच्चों में भी उस कलर की आंखें आ जाती हैं। अब भाई यहाँ पे मतलब ये डॉटर सेल को कैसे पता, तो यहाँ पर जो हमारी ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं यानी कि क्रोमोसोम वगैरह, ये क्या करते हैं, पेरेंट्स से क्या हो जाते हैं, डॉटर सेल में चले जाते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स की कुछ आदतें, पेरेंट्स की कुछ बीमारियां, पेरेंट्स की कुछ चीज़ें जैसे लंबाई हो गया, बाल का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, वो बच्चों के अंदर जाता है। और इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ में जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है वो हमारा कौन करता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए करता है। और जो डीएनए और आरएनए है वही एक्चुअल में हमारे न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड भी हमारा एक तरह से क्या है, हमारा एक मतलब बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक और बात करें तो न्यूक्लिक एसिड हमारा जो है वो बना कैसे है। तो न्यूक्लिक एसिड भी हमारा एक क्या होता है, जो मैंने अब तक आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड भी हमारा एक तरह से एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स होने की वजह से ये भी हमारा कुछ छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो हमारा एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यहाँ पे Na करके लिख देता हूँ। और ये हमारा जिन माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है उनको हम यहाँ पर बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसी को हम यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, जो हमारा एक मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाता है। तो अब जो है हमें पहले इन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करनी है। देन इन न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमारा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो जाता है। सिंपल सा फंडा हमारा होता है। बाकी जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है इसको डिस्कवर किया था हमारे एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मीसर, जिन्होंने 1871 में इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। होता तो पहले से ही था भाई, जब से इंसान था तब से उसके अंदर ये है ही, लेकिन डिस्कवर मतलब पहचाना उन्होंने, खोज वगैरह की, और उसके बाद से हम इसकी स्टडी वगैरह कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर फालतू का काम बढ़ा दिया, था तो रहने तो हमारी बॉडी में, लेकिन इसकी खोज से ये हुआ कि भाई बहुत सारे मतलब चीज़ें, तरकीबें आई, और अगर इसके अंदर कोई बीमारी होती है, कोई बच्चे में कोई सिम्टम होता है, कोई जेनेटिक बीमारी हो सकती है, वो सब हमें इसी की वजह से पता चला ना कि अगर कोई बीमारी पेरेंट्स में है तो वो बच्चों में भी जा सकती है। तो पहले से ही उसके टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं और प्रिकॉशन वगैरह परफॉर्म कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा बहुत काम की चीज़ है। अब इसके केमिकल नेचर के बारे में अगर बात करें तो वही मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, जो हमारे इसके एक बिल्डिंग ब्लॉक हो जाता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसको मिलाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हमारे बनाए गए हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स को हम समझ लेंगे तो हम ऑटोमेटिक जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता चल जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होती है हमारी पेंटोज शुगर, एक होती है हमारी फॉस्फेट ग्रुप, और एक हमारे इसमें होता है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाले में एक जो बायोलॉजिकल रोल था उसमें मैंने लिख के आपको बताया था कि ये हमारा जो है न्यूक्लिक एसिड बनाने में या डीएनए आरएनए बनाने में भी हेल्प करता है। तो अगर हम यहाँ पहला देखोगे पेंटोज शुगर, तो ये शुगर हमारी एक्चुअल में क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी न्यूक्लिक एसिड बनाने में ही तो हमारी हेल्प कर रही है। तो सारा कुछ देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब कनेक्टेड है। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो पेंटोज शुगर, शुगर मतलब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल ग्लूकोज है, पेंटोज का मतलब हो जाता है 5, यानी कि ये वो वाली शुगर होगी जिसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे 5 प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज के अंदर 6 होते हैं। ग्लूकोज हमारा नॉर्मली क्या था, ग्लूकोज था C6H12O6, लेकिन जो पेंटोज है उसमें ये हमारे 6 की जगह क्या है, 5 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 5, और इसका जो हमारे ये 5 है, और ये हमारे 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है डीऑक्सीराइबोज और एक हमारा होता है राइबोज, और इसी से हम डिफाइन करते हैं अपने डीएनए और आरएनए को। यानी कि जो मैंने न्यूक्लिक एसिड में आपको बताया था कि ये 2 तरह का होगा, एक होगा डीएनए, एक होगा आरएनए। तो जब हमारी इसमें 3 चीज़ें मिली हैं, एक है पेंटोज शुगर, एक है फॉस्फेट ग्रुप, और एक है नाइट्रोजनस बेस। तो जब इसमें जो पेंटोज शुगर है वो हमारी जब डीऑक्सी वाली होगी देन वो हमारा कहलाता है डीएनए, और जब उसमें केवल राइबोज वाली होगी देन कहलाता है आरएनए। अब ये क्यों है ना, वो इसका स्ट्रक्चर समझ लो तब आपको समझ आ जाएगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन टफ लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं कि पहली बात तो ये आपको पता लग गया कि ये पेंटोज है, तो यहाँ पे आपको 5 कार्बन बनाने हैं। तो कार्बन 5 है तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये 5 कार्बन बनाने हैं, और इसके अलावा आपको
एक ऑक्सीजन बनाना है। तो पेंटोस शुगर में सिंपल आपको पहले ये वाली ऑक्सीजन बनानी है और इसके बाद एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे करो और यहाँ पे आप जोड़ दो। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये आपको मैंने पहले ही बताया, जो जॉइंट होते हैं वो हमारे कार्बन होते हैं। तो एक कार्बन हमारा इधर है, एक कार्बन हमारा इधर है, एक कार्बन हमारा इधर है और एक कार्बन हमारा इधर है। तो ये हमारे पेंटोस शुगर का हो गया। अब पांचवी कार्बन का है, तो पांचवी कार्बन हमारी होती है इधर, जो इस वाले कार्बन से कनेक्ट होती है। तो 5 कार्बन बन गए। अब यहाँ पर क्या है, आपको हाइड्रोजन और वो मतलब OH और H आपको जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे आपकी जुड़ जाती है OH और यहाँ पे जुड़ जाती है H। अब क्या करना है, इसका मतलब उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे पहले नीचे था, अब यहाँ ऊपर आपको जोड़ देनी है H और नीचे आपको जोड़ देनी है OH, ठीक है। अब इसी का यहाँ पे सेम कर देना है, यहाँ पे ऊपर H जोड़ देनी है और नीचे आपको OH जोड़ देनी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। यानी कि अब अगर देखोगे तो इधर इधर लगभग सेम है और ये दोनों हमारे सेम है। और यहाँ पे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जो हमारा होता है एल्कोहल वाला, OH वाला। तो यहाँ पे CH2 हमारा जुड़ गया और इधर हमारा जुड़ जाता है OH। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये होता है पूरा का पूरा पेंटोस शुगर का। मैंने आपको बना के थोड़ा दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो, पेंटोस शुगर सिंपल फंडा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा ये है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे OH है हमारा। अब मैं अगर इसको हटा दूं, यानी कि यहाँ से मैं एक क्या करूँगा, एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे हटा दूं, यहाँ पे इधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन को हटा दिया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डीऑक्सी। डी मतलब होता है डिलीट करना, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन को। तो जब हम क्या करेंगे, इस राइबोज में से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा कहलाता है डीऑक्सी राइबोज, यानी कि हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो वही फंडा यहाँ पे होता है कि अगर आप गौर करोगे तो ये वाली जो हमारी जगह है, यहाँ पे बाकी सब हमारा सेम है, स्ट्रक्चर आपको पूरा सेम मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर से हमने OH हटा के और यहाँ पे हमने H लगा दिया सिर्फ। बाकी सब हमारा सेम है। अभी ये सेम नहीं था तो हमने इसको भी जो है सेम कर दिया, ठीक है। तो ये देखो बाकी सब हमारा सेम है ऑलमोस्ट, केवल ये वाली जो जगह है यहाँ पे हमारा इधर OH है, तो ये हमारा राइबोज है। और जब हमने इधर से O यानी कि ऑक्सीजन डिलीट कर दिया, तो डीऑक्सी यानी कि डिलीटेड ऑक्सीजन, तो हमारा हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। हमने बताना चाहा तो भाई हमने साथ में नाम में लिख दिया। तो ये हमारा होता है राइबोज और ये होता है डीऑक्सी राइबोज। और आपको मैंने बताया कि जब DNA RNA मतलब पूरा हमारा न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड में ये हमारी 3 चीज़ें लगेंगी। और इस 3 में जो पेंटोस शुगर है, उसमें अगर हम राइबोस लगाते हैं तो हमारा हो जाता है राइबोस यानी कि RNA के लिए। और जब हम डीऑक्सी राइबोस लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है DNA के लिए। क्योंकि और नाम से याद रख लो, अगर राइबोस है तो R से RNA और डीऑक्सी राइबोस है तो D से DNA। इतना कुछ सेम है कि आपको अच्छे से जो है सारा कुछ याद हो जाएगा। तो पेंटोस शुगर के बारे में आपको यहाँ पे कहानी पता लग गई। और अब हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो देखो फॉस्फेट जो हमारा ग्रुप है ना, वो हमारा यहाँ पे किससे बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं, तो फॉस्फोरिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है H3PO4 होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं आपको बनाऊं तो P हमारा होता है सबसे स्टार्टिंग में, और P के साथ आपको यहाँ पे तीन क्या है, OH ग्रुप देखने को मिलेंगे, OH और यहाँ पे हमारे OH ग्रुप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक हमारा डबल बॉन्ड में लगा होता है O। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हमारे 3 थे तो 1 2 3 लग गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन हमारे 4 थे तो 1 2 3 और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग गया। और जो हमारा फॉस्फोरस था वो हमारे यहाँ पे 1 है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पे P है, इसके 5 बैलेंस जुड़ सकती हैं, एक इधर जुड़ गई, एक इधर जुड़ गई, इधर जुड़ गई, 2 इधर जुड़ गई, तो 5 हमारा हो गया। तो ये हमारा होता है। अब जब इसके साथ कुछ जुड़ता है ना, तो हमारा जो ये है एक एक करके हमारे डिलीट होने लगते हैं। यानी कि अगर मान लो इसमें मुझे कोई चीज़ जोड़नी है तो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये हमारा H एक हट जाएगा और यहाँ से वो चीज़ जुड़ जाएगी। अब एक और जोड़नी है तो इधर का H हट जाएगा और इधर जुड़ जानी, और एक और जोड़नी है तो इधर का हट जाएगा और इधर जुड़ जानी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि मान लो इसमें कोई चीज़ जोड़नी है, तो अगर हम इसमें से यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो यही हमारा फॉस्फेरिक जो ग्रुप होता है, इसी को हम जो है फॉस्फेट बोल देते हैं। तो फॉस्फेट इज नन अदर देन इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉस्फेरिक एसिड। जो फॉस्फेरिक एसिड होता है उसी को हम यहाँ फॉस्फेट बोल देते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप हमारा तैयार होता है किसी से जुड़ने के लिए, और यहाँ पे ये हमारा जुड़ता किससे है, पेंटोस शुगर से जुड़ता है, तो इसीलिए इसको फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे बोला जाता है। तो ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप है और ये इस जगह से ये जुड़ेगा। और कहाँ पे जुड़ता है, तो जैसे जो मैंने आपको राइबोस शुगर बताई, तो ये वाली जो जगह है, आपको मैंने क्या बताया, आपको आज ये देखना है कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका OH था, जो ये OH है, और इधर आपका OH था। तो क्या होगा, ये वाला OH और ये वाले H इन दोनों में होगा और माइनस हो जाएगा हमारा H2O, और H2O माइनस हो गया, हमारी ये चीज़ यहाँ पे जो है जुड़ जाएगी। मैंने आपको बाद में जोड़ के भी दिखाया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पता चल गया, जो इस तरह का होगा और ये हमारा आपस में जुड़ता है। और ये जरूरी क्यों है इस पूरे में, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया एक चीज़ अभी, कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लिक एसिड में हमारे क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगे होते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड हमारा सिंपल
तो न्यूक्लिक एसिड हमारे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ना, यही एक्चुअल में होगा जो इधर से एक पेंटोस शुगर को कनेक्ट करेगा, दूसरे को इधर से करेगा। तो यही वो कड़ी है, जो मेन कड़ी है, जो क्या करेगी, दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हमारा लगा होता है। तो इंपॉर्टेंट आप इसकी समझ गए। थर्ड हमारा आता है नाइट्रोजनस बेस। तो ये हमारे एक्चुअल में बेस होते हैं पूरे के पूरे, और ये नाइट्रोजनस बेस क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, सिंपल फंडा है। अब ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्यूरिन्स और एक हमारे होते हैं पिरामिडिन। अब प्यूरिन्स और पिरामिडिन में इतना फर्क है कि जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं इसमें हमारी डबल रिंग प्रेजेंट होती है, आपको देखने से पता चल जाएगा, और जो पिरामिडिन्स है इसमें सिंगल रिंग होती है, तो वो भी आपको यहाँ देखने से पता चल रही होगी। अब प्यूरिन्स में हमारे यहाँ एग्जाम्पल जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, और पिरामिडिन्स के हमारे एग्जाम्पल होते हैं यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। तो टोटल देखा जाए तो 5 तरीके के हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन हमारे प्यूरिन के पार्ट हैं, और यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन हमारे पिरामिडिन के पार्ट होते हैं। और एडेनिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाए, आपको याद नहीं रहेंगे, तो 3 स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एडेनिन का, थायमिन का और यूरेसिल का, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं तीनों को कंबाइन करके आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, और इसी जगह से हमने यहाँ जोड़ा है, और इधर का OH गया, इधर का H गया, तो हमारा पूरा H2O मान हो गया, और ये हमारे यहाँ जुड़ गया। और देखो मैंने बोला ना, यही पेंट मतलब जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ पे कनेक्ट होगा इससे, और पेंटोस शुगर के ये वाली जगह पे हमारा कनेक्ट होता है नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पे जब हमें एक और, यानी कि मैंने बोला ना न्यूक्लियोसाइड हमारे ढेर सारे कनेक्ट होते हैं, तो जब एक और न्यूक्लियोसाइड कनेक्ट करना होगा तब वो हमारे इस वाली साइड आके लगेगा। ठीक है, और देन अगेन वाला हमारे उस वाले को जो लगेगा, तो इस तरह करके हमारे ये सारे के सारे कनेक्ट होते रहते हैं। तो अब अगर यहाँ पे और देखा जाए तो इसी को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बना देते हैं। ये बीच की हमारी 5 डिनोट कर दी पेंटोस शुगर से, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। और एक छोटा सा टर्म और समझ लो कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स होता है, यानी कि जब पेंटोस शुगर और ये नाइट्रोजन बेस ये आपस में अगर मिल जाते हैं तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम ये एक और चीज़ जोड़ दें फॉस्फेट, तो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। एक टर्म था, तो आपको यहाँ सारी की सारी कहानी जो है इस पूरे के पूरे न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से जो है समझ आ गई होगी। तो अब अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक होती है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए को हम जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, ये डिफरेंस आप समझ लो पहले। एक और बात कि जो हमारा डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड वाला होता है। स्ट्रैंडेड मतलब इस तरह की जो इसमें होती है वो 2 होती हैं, आपको इतना इन डेप्थ नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से आप ये समझ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो इधर हमारे प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस, और ये नाइट्रोजनस बेस आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और ये भी इनका सेम होता है, ऐसा नहीं बदल जाता है। हमारा जो एडेनिन है वो हमारा थायमिन से कनेक्ट होता है, और जो हमारा ग्वानिन है वो हमारा साइटोसिन से कनेक्ट होता है। ओके, तो ये आप समझ लो। बाकी जो इधर हमारा घूम गया है, तो इधर हमारा आवाज आएगा थायमिन, इधर रहेगा एडेनिन, इधर रहेगा हमारा साइटोसिन, और इधर रहेगा हमारा ग्वानिन। तो इस तरह से हमारे ये पूरा काम करते हैं। अब एक फंडा आप यहाँ समझ लो कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए के अंदर हमारे 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन को थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि बेचारा जाने वाला है हमारा। बाकी डीएनए का अगर बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें, तो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, जैसे स्किन का कलर हो गया, आई का कलर हो गया। बाकी डीएनए ट्रांसफर करता है पेरेंट से डॉटर सेल में सारी इन्फॉर्मेशन। यही सारी बातें हैं, आपको कुछ अलग नहीं लिखना है इसके अंदर। ठीक है, बाकी फॉस्फेट ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट ही होगा, तो जो हमने अब तक पढ़ा उसी के बेस पर हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सेकंड हमारा आता है आरएनए। आरएनए को हम जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारी राइबोस शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी नहीं है, इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा ये होता है, यानी कि इस तरह की हमारी एक सिंगल ही पाई जाती है। अब इसके अंदर भी फॉस्फेट ग्रुप तो होगा ही दोनों के अंदर। बाकी इसमें नाइट्रोजनस जो हमारा बेस होता है वो भी 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे गौर से देखोगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब अगर ध्यान दोगे तो इधर हमारा है थायमिन और इधर हमारा है यूरेसिल। तो आरएनए और डीएनए में यही डिफरेंस होता है कि डीएनए के अंदर हमारा थायमिन होता है और आरएनए के अंदर हमारा होता है यूरेसिल। तो थायमिन यहाँ से चला जाएगा और यहाँ हमारा यूरेसिल होता है, और टोटल हमारे 5 ही नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो हमारे इन दोनों में ही इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए 2 डिफरेंस हो गए, एक इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर हो गई और इसमें राइबोस शुगर हो गई। सेकंड, इसमें हमारा थायमिन साथ में है और इसमें थायमिन की जगह हमारा यूरेसिल साथ में है। बाकी बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें तो 3 तरीके के हमारे आरएनए होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। एमआरएनए हमारा होता है मैसेंजर आरएनए,
जो हमारा मैसेंजर यानी कि इन्फॉर्मेशन को इधर उधर करेगा। जैसे हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियाई से निकाल के, हमारा जो सेल था न्यूक्लियस वाला, उस न्यूक्लियाई से निकाल के यहाँ अंदर से लेके हमारा पूरा साइटोप्लाज्म या पूरे पार्ट में भेजने का काम करेगा। सेकंड हमारा tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA, तो ये हमारा एक तरह से क्या करेगा, जो अमीनो एसिड्स होगा उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन वाली साइट पे यहाँ पे भेजता है। और जो tRNA है वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में हेल्प करेगा। तो अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में हमारा क्या काम करता है, ये अमीनो जो हमारी प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। कैसे, हमारे अमीनो एसिड्स को वहाँ भेज के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें प्रोटीन के बारे में ही बात करनी है। तो ये पूरे न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। बाकी न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करेगा और पेरेंट से डॉटर सेल में पहुँचाने का काम करेगा। तो अब अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम जो आप अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमने जो अपने 3 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बहुत अच्छे से बात कर लिया। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, लिपिड्स देख ली और न्यूक्लिक एसिड अच्छे से देख लिए। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना और बाकी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बारी है हमारी चौथी यानी कि प्रोटीन्स के बारे में। अब एक फंडा और समझ लो कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअल में वो हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और हमको यहाँ पर जो है दोनों के बारे में ही बात करनी पड़ेगी, यानी कि हमें प्रोटीन्स और अमीनो एसिड दोनों के बारे में ही यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा जाने प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स हमारे एक तरह से लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमारा बहुत हाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अगर मैं बताऊं तो जब हमारे ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इस तरह जुड़ जाते हैं, देन ये हमारे जो फॉर्म करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। बाकी एक फंडा आपको अगर यहाँ क्लियर करना हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि जो हमारे प्रोटीन्स एक्चुअल में है वो हमारे एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि बड़े वाले हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैक्रो है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सिंपल फंडा है। अब अगर अमीनो एसिड्स के बारे में जाने तो इसके नाम से, मैंने बोला ना बस आप नाम को पकड़ो, तो अगर अमीनो एसिड्स के नाम को पकड़ोगे तो यहाँ 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तरफ हमारा आता है अमीनो ग्रुप और एक तरफ हमारे आ जाते हैं एसिड। अब एसिड्स में हमारे मेनली क्या आ जाते हैं, एसिड्स में हमारे यहाँ पे सी एक और जोड़ दो। एसिड्स में हमारे मेनली आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसमें हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप पाया जाता है, वो वाला कंपाउंड हमको यहाँ पे उठाना है। तो अगर मैं यहाँ पे उठाऊँ, मान लो ये एक आर और इसमें जुड़ा होता है, तो अगर मैं एक ये उठाऊँ तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या दिख रहा होगा, COOH। तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये वाला पूरा हमारा एक ग्रुप ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक अमीनो ग्रुप हमारा वैसे देखा जाए NH3 होता है, लेकिन अब कहीं पे इसको जुड़ना होता है तो यहाँ पे एक H निकल जाता है और NH2 हमारा रह जाता है। तो NH2 हमारे यहाँ पे कनेक्ट होता है। चलो मैं आपको एक फ्रेश कागज पे जो है अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अमीनो एसिड, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे NH2 हो गया, और ये R, और यहाँ CH2COOH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा फंडा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जो हमारा R होता है वो हमारी कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, यानी कि हम इसको कितना भी लंबा खींच सकते हैं, CH2 CH3 CH2 ऐसे करके हम जो भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे ये NH2 है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, जब इनको हम प्लस करेंगे ये हमारा जुड़ता है इस वाले कार्बन पे जाके, और जब इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा तो देखो कैसे होगा, ये हमने कार्बन ले लिया। ठीक है, अब इससे जुड़ेगा तो इसका एक हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर एक हाइड्रोजन रह जाता है और नीचे हमारे ये R ग्रुप लग जाता है, और इधर हमारा क्या लगाता है, COOH लगाता, और इधर हमारा NH2 आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब ये हमारा पूरा फॉर्म हो जाता है तो इसी को, यानी कि ये वाला जो हमारा है इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अमीनो एसिड बोल देते हैं। यानी कि अमीनो एसिड सिंबल क्या है, ये हमारा अमीनो ग्रुप, ये हमारा एसिड, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं अमीनो एसिड बोल देते हैं। तो ये हो जाता है इसका एक जनरल स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि ये पूरा जो मतलब अलग अलग टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स आएंगे तो उसमें ये वाली जगह और ये दोनों चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे R की जगह कोई भी और जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हमारी वो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। तो आप समझ गए होंगे अमीनो एसिड मेनली क्या होता है। बाकी यहाँ पर हमारे पूरे मतलब वर्ल्ड में या और बॉडी में बहुत सारे टाइप के, यानी कि देखा जाए बहुत बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स हमारे पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेनली हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, जो मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे, वो मेनली हमारे 20 टाइप्स के ही यहाँ पर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी कि टाइप एक तरह से मतलब 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोटीन बनाते हैं। बस इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी सारे एसिड्स हमारे प्रोटीन बनाने में काम नहीं आते हैं। अब वो 20 तरीके, मतलब यहाँ पे संख्या 20 नहीं
नहीं है, 20 तरह के, यानी कि अगर मान लो कोई एक एलेनिन हो गया तो वही वाला प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड इस्तेमाल किया जाएगा। ग्लाइसिन हो गया हमारा। अब ग्लाइसिन कितने भी हो सकते हैं, 4 ग्लाइसिन, 5 ग्लाइसिन, 6 ग्लाइसिन, पर वो एक ग्लाइसिन, यानी कि हमारे पास टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होंगे जिनका इस्तेमाल करते हैं हम प्रोटीन्स बनाने के लिए। ये बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो केमिकल नेचर के अंदर आप इसका यही स्ट्रक्चर वगैरह और ये जनरल फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। अब बात करें हम अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और एक हमारा होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पर। अब पहले अगर बात करें हम स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि जो इनका ये स्ट्रक्चर हमारा बना था उसके बेस पे, तो हम यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला जो हमने यहाँ बनाया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारा 3-4 तरीकों में बढ़ सकता है। पहला हमारा आता है एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन। अब आपको अगर याद हो, याद नहीं, ऑर्गेनिक में आप आगे पढ़ोगे, एलिफेटिक हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, यानी कि हमारे सर्कुलर रिंग में नहीं, नॉर्मली बनाए जाते हैं। यानी कि कोई भी अगर कार्बन की चेन हमारी होती है, तो जैसे ये हमारा पूरा का पूरा एक मतलब हमारा अमीनो एसिड्स है, तो यहाँ पर अगर हम कोई सी भी कार्बन की चेन, अगर हम यहाँ लिटरली CH3 या CH2 CH3 जो भी जोड़ देते हैं, हमारा वो एक एलिफेटिक अमीनो एसिड्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के अंदर यानी कि एलिफेटिक के अंदर हमारे कुछ सब टाइप्स आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एसिडिक हो गया, तो एसिडिक में क्या है कि अगर हम इस R की जगह कोई एसिड जोड़ देते हैं, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमने फिर से यहाँ पे जोड़ दिया, तो हमारा एक ये एसिडिक एलिफेटिक एरोमेटिक एलिफेटिक अमीनो एसिड्स हो जाएगा। एल्कोहलिक में क्या है, हमने यहाँ पे कोई एल्कोहल जोड़ दिया तो हमारा एल्कोहलिक एलिफेटिक अमीन हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि देखा जाए सिंपली यहाँ पे, तो सिंपल ये R वाली जगह पे जो चीज़ हम जोड़ दे रहे हैं उसी टाइप का हमारा यहाँ पे एलिफेटिक अमीनो एसिड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कार्बन की चेन होती है। अब इसके अलावा सेकंड हमारा टाइप आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक में क्या होता है कि हम इस R की जगह कोई सी रिंग कनेक्ट कर देंगे। रिंग मतलब होते हैं जो हमारे मतलब जैसे बेंजीन वगैरह हो गया या हमारा कोई हेटेरो वाली रिंग होगी, तो वो जब रिंग यहाँ पे जोड़ देंगे तब हमारा जो यहाँ पे अमीनो एसिड बनेगा उसको हम यहाँ पर बोल देते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, और इसके अंदर हमारी यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होती है। एग्जांपल हमारे जैसे फिनाइल एलानिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिंग भी हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है नॉर्मल रिंग हो गया, जैसे हमारी बेंजीन हो गई सिंपल, और एक होती है हमारी हेटेरोसाइक्लिक वाली। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये है तो यहाँ पे बीच में हमारा कोई कंपाउंड भी लगा होगा। जैसे अगर आपको पेंटोस शुगर याद होगी, तो जो इस तरह की हमारी पेंटोस शुगर थी वो हमारा एक हेटेरोसाइक्लिक थी, यानी कि साइक्लिक तो थी लेकिन वहाँ पे क्या है, बीच में एक हमारा कोई अलग एलिमेंट लगा हुआ था, कोई अलग हमारे यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसीलिए ये हेटेरोसाइक्लिक हमारे हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे जैसे प्रोलिन वगैरह हो गया। तो जो ये आपको तीनों मतलब टाइप समझ आ गए होंगे। एलिफेटिक कोई नॉर्मल कार्बन की चेन, एरोमेटिक हमारी यहाँ पर रिंग लगी होगी, और हेटेरोसाइक्लिक हमारी रिंग के अंदर भी कोई एक अलग से एलिमेंट होगा जैसे सल्फर नाइट्रोजन। तो ये हमारे होते हैं 3 तरह के। ठीक है, और ये कहाँ पे बस फर्क डालते हैं, बाकी सब हमारा सेम है। मैंने बोला ना ये और ये सेम रहेंगे, बस इस जगह पे आके ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, और उसी की वजह से इनका ये जो है टाइप यानी कि क्लासफाई अलग अलग होते जा रहे हैं। अब यहाँ बात करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मतलब देखो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हम सिंपल वर्ड देखें, इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, यानी कि इसेंशियल का सिंपल मतलब क्या है, जरूरी। अब मेरी आपसे एक मतलब सिंपल वो है क्वेश्चनिंग है, मान लो आपके पास एक फ़ोन है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास फ़ोन है लेकिन आपको टैबलेट की ज़रूरत है, मान लो पढ़ने के लिए, आपको नोट्स वगैरह लिखने के लिए चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा इसेंशियल है कौन सा इसेंशियल नहीं है। आपके पास अभी फ़ोन प्रेजेंट है तो भाई आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अब टैबलेट नहीं है या मान लो फ़ोन का चार्जर नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी इसेंशियल, क्योंकि जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट होती है वो आपको ज़रूरी नहीं है, वो आपको कहीं से नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो आपको चाहिए होती है। सेम फंडा हमारे यहाँ पे लगता है कि 2 तरीके के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। एक अमीनो एसिड्स हमारे वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, और एक अमीनो एसिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती। अब जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से बना लेती है वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हो जाते हैं, नॉन एसेंशियल, यानी कि अब वो वाले जो अमीनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ने खुद अपनी बॉडी के अंदर उसको बना लिया है। तो जो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बन जाते हैं, हमारी बॉडी खुद से उनको प्रोड्यूस कर लेती है, उन अमीनो एसिड्स को हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल जैसे हमारा ग्लाइसिन हो गया, टायरोसिन हो गया, एलेनिन हो गया। बाकी जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है उनकी ज़रूरत हमको बाहर से होती है, यानी कि हम खाने पीने से उसकी कमी को पूरा करते हैं, और जब ऐसे अमीनो एसिड जो हम बाहर से लेते हैं हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाते, उनकी हमें ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे भाई ज़रूरत क्या है,
हमको नॉर्मल लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल ये दोनों मिला के हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। और जब ये दोनों ही अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, ये बॉडी खुद बना रही है, तब जाके हमारी कोई भी प्रोटीन की प्रोड्यूस या फिर डेवलपमेंट होती है। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें ये दोनों तरह के अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। और नॉन इसेंशियल हमारी बॉडी खुद से बना रही है, इसेंशियल जो हमारी बॉडी को बाहर से चाहिए होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे वेलाइन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया या हिस्टिडीन हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने कितने हमारे होते हैं, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे कितने होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे कितने होते हैं। तो अमीनो एसिड्स आप समझ गए और यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन समझ गए। अब हम बात करते हैं कि आखिर अमीनो एसिड, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, जब ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं तब हमारा जो है मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन बनती है। लेकिन ये अमीनो एसिड आपस में मिलते कैसे हैं, तो इसको थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। तो प्रोटीन बनने के लिए हमारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड ये जो है फॉर्म करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये हमने एक अमीनो एसिड ले लिया जो जनरल स्ट्रक्चर बताया था, देखो NH2 और COOH लगा हुआ है। इधर भी हमने सेम ले लिया और आगे भी हमारे इस तरह से सेम यहाँ पे लगे होते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी दो चीज़ें आपस में मिलती हैं बस वहाँ पे एक OH का होना चाहिए और एक H का होना चाहिए। तो बस NH जो हमारा NH2 है उसमें से एक H हमारा यहाँ पे और इधर से हमारा OH, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और H2 हमारा बाहर निकल जाएगा। और जब H2 हमारा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CO है यहाँ पे, ठीक है, और ये H है, ये दोनों मतलब ये हट गया तो ये CO हमारा डायरेक्ट NH से जाके बॉन्ड करेगा, यानी कि अब ये यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा बॉन्ड करेगा। तो ये हमने सेम उतारा यहाँ पे, ये सेम उतारा और ये सेम है हमारा, और CO लग गया और CO से हमारा डायरेक्ट ये NH जाके क्या होगा, बाइंड करेगा, ठीक है। और NH के बाद बचा हुआ हमारे यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड का सब सेम लग गया, तो बाकी सब सेम है। अब ये जो हमारा चीज़ है, यानी कि जब CO हमारा इस NH के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर गया है तो इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। यानी कि इसी को अगर थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख दो तो ये NH2 होगा C और यहाँ H और ये C डबल बॉन्ड O होता है इधर, और ये NH इस C से जुड़ गया और इधर बाकी फंडा है। तो ये वाला जो हमारा बॉन्ड होता है इसी को हम यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। और ये पेप्टाइड बॉन्ड हमारे जब ढेर सारे बन जाते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स हमारे बहुत हैं, तो एक अमीनो एसिड प्लस हमारा दूसरा अमीनो एसिड ऐसे कर करके जब हमारे ढेर सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं और बीच में ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तब जाके हमारी कहीं प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये अमीनो एसिड्स कैसे मिलते हैं आप समझ गए, पेप्टाइड बॉन्ड हमारा क्या होता है और ये प्रोटीन क्या होता है। होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल रोल के बारे में कि प्रोटीन मतलब जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे कैसे काम आते हैं। पहली बात, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं जो हमारे प्रोटीन को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये हार्मोन्स, प्यूरिन्स, पिरामिडिन, आपको अगर याद हो तो प्यूरिन्स पिरामिडिन में भी हमारे अमीनो एसिड जो है पाए जा रहे थे, और विटामिन वगैरह। इसके अलावा ये हमारी जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तब हमारी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें भी ये काम आते हैं। इसके अलावा जो हमारे अगर सब कुछ खत्म हो जाता है लास्ट में, जो प्रोटीन है हमारी वो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है, और प्रोटीन हमारी किससे बनी है, अमीनो एसिड से बनी है। तो ये एक्चुअल में हमारे सेम काम करेंगे। तो अब हम जो है थोड़ा बहुत पहले प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, देन प्रोटीन के बायोलॉजिकल रोल भी हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। तो अब अगर बात करें प्रोटीन्स के बारे में, तो इतना तो आप सारा कुछ समझ गए कि ये हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, सिंपल फंडा है। अब इनके केमिकल नेचर के बारे में बात करें तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिल जाता है। अब पहला स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जब हमारे अमीनो एसिड नॉर्मली आपस में मिल जाते हैं, यानी कि सिंपल होते हैं, बस कुछ नहीं, एक अमीनो एसिड दो, इस तरह हमारे अमीनो ढेर सारे मिल जाते हैं तो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जब ये प्राइमरी जो हमारे मतलब स्ट्रक्चर है, ये क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड्स आपस में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, तो थोड़ा इतना डीप में आपको नहीं भेजूंगा, बस इतना समझ लो कि यहाँ का जो इधर का फंडा है वो हमारे इसके इधर कर जाएगा और उधर वाला इधर कर जाएगा, तो टेढ़े मेढ़े मतलब आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और उसकी वजह से देखो इस तरह का हमारा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ये NH2 हमारा लास्ट में, जो देखो आपको अगर याद हो तो यहाँ पे इधर NH2 होता है और इधर COOH होता है, बीच में जुड़ जाते हैं। तो देखो इधर हमारा COOH है, इधर हमारा NH2 है, और बीच में जो इस तरह से थोड़े से फोल्ड हो जाते हैं, थोड़े से मतलब ट्विस्ट हो जाते हैं, और इस तरह करके हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो ये इस तरह बॉन्ड कर लेते हैं, एक ये आपस में इस तरह बॉन्ड कर जाते हैं। ये पूरा हमारा कार्बन का है और इधर R ग्रुप हमारा है और इधर NH2, इधर COOH है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर इसको हम बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं। प्लेटेड क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लेट की फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। अब हमारा थर्ड आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी में क्या है कि ये जो है ना इसको और बेंड कर दो, यानी कि इसको और ये आपस में थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, तो तब हमारे ये ट्विस्टेड फॉर्म होता है सेकेंडरी का, यानी कि ये और ट्विस्ट हो जाता है। और क्वाटनरी में सिंपल क्या है कि हमारे इस तरह के जो ये पूरे ट्विस्टेड बन गए ना, ऐसे हमारे जब
3 4 इस तरह के हमारे बन जाते हैं, तब हमारा ये पूरा बन जाता है। अब अगर आपको याद हो तो हीमोग्लोबिन जब हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें हीम का एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें 4 यूनिट हमारी इस तरह मिल रही थी। तो वो 4 यूनिट जब आपस में मिल जाते हैं उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वो अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन का एक तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, और वो एक टर्म में हमारे प्रोटीन ही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हो आप, केमिकल नेचर में इसका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको हम फर्दर जो है मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो एक हमारे होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स और एक हमारे होते हैं फिब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन सिंपल है, नाम से समझो क्या है। ग्लोबुलर मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो थोड़े से स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में प्रेजेंट होंगे, यानी कि इस तरह के हमारे थोड़े होंगे गोल गोल टाइप। तो ये हमारे जो होते हैं उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन बोल देते हैं। एग्जाम्पल हमारे जैसे एल्यूमिन हो गया, और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। अब इसी में सेकंड टाइप हमारा आता है फिब्रस प्रोटीन। अब जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं ये थोड़े से फिब्रस टाइप होते हैं। फिब्रस मतलब एक तरह से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और इसी वजह से ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे जैसे एल्ब्यूमिनॉइड्स हो गया या फिर कोलाजन्स हमारे हो गए। और अगर मैं इसको आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो अगर आपको याद होगा जब हमने ब्लड क्लॉटिंग वाला पढ़ा था तो उसके लास्ट में हमारे जो फिब्रिन्स थे और कुछ हमारे कोलाजन्स थे, तो यही फिब्रिन्स जाके क्या कर रहे थे, थोड़े से हार्ड होते थे ना, इसी वजह से ये आपस में मिल मिलकर इस तरह का नेट बना रहे थे। और जो हमारी कहीं पे रप्चर यानी कि हाथ पार कटा वटा होता है वहां जाकर ये खून का थक्का बनाते हैं यानी कि क्लॉटिंग बनाते हैं और हमारे ब्लड को रोकते हैं। तो ये प्रोटीन ही एक्चुअल में थी जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हमारे काम आ रही थी। तो ये दोनों आप समझ गए, ग्लोबुलर थोड़े स्पेरिकल शेप के होते हैं और पानी में सॉल्युबल होते हैं। फिब्रस थोड़े से मतलब सॉलिड होते हैं और ये हमारे पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब सेकंड हम बात करें तो सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है सिंपल। तो सिंपल में क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया था, तो बस इसमें कुछ क्या होगा, सिर्फ अमीनो एसिड्स होंगे तो हमारे क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। एग्जांपल हमारा एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबिन हो गया। कंजुगेटेड के बारे में बात करें तो यहाँ अमीनो एसिड्स होगा और साथ में कोई हमारे अदर ग्रुप भी प्रेजेंट हो जाएंगे। अब एग्जांपल जैसे हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। ग्लाइको प्रोटीन हो गया तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस या एक तरह से बोले कार्बोहाइड्रेट्स का कोई फंडा प्रेजेंट होगा। तो नाम पे ही सारा कुछ जो है छिपा हुआ है। थर्ड हम बात करें तो यहाँ हमारा आ जाता है ड्राइव प्रॉपर्टीज और ड्राइव प्रोटीन्स, और ये मेनली क्या होता है, सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से मिलकर ही हमारी ये बनाई जाती है। और एग्जांपल जैसे हमारा फिब्रिनोजेन होता है, तो ये फिब्रिनोजेन हमारा फिब्रिन्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिब्रिन्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पेप्टॉन्स हो गए या पेप्टाइड्स हो गए, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए ड्राइव प्रोटीन्स के बारे में। तो अगर प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात की जाए तो एक तो ये है कि ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा, यानी कि जब कुछ नहीं बचेगा तो प्रोटीन ही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये ताकत तो होती है, कहते हैं ना भाई प्रोटीन खाओ दबा के आपकी बॉडी को ताकत मिलती है। इसके बाद मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी हमारी प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि फॉस्फोलिपिड तो पाई जाता है, साथ में प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो खून का धक्का बनना है, फिब्रिन वगैरह, ये हमारे प्रोटीन का ही सारा पार्ट है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हो गए, रिसेप्टर हो गए, जितने हमारी बॉडी में सारा कुछ है वो सारा प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर जो हमारा हीम होता है, हीमोग्लोबिन होता है, सारा कुछ प्रोटीन से। यानी कि अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो हमारी बॉडी का जो सेल्स है उसका लगभग 50% पार्ट हमारा इस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ में हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह को भी बनाने में, रिसेप्टर वगैरह को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोटीन का पूरा फंडा समझ आ गया होगा और प्रोटीन का स्ट्रक्चर वगैरह आपको ये सब समझ आ गया होगा। और बाकी प्रोटीन कैसे बनाना है, तो जो मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई थी, यानी कि एक तरह से ये बताया, तो यही एक्चुअल में हमारा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आ जाता है। यानी कि इसको आप यहाँ पे बना के आ जाओगे, ये हमारा प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी अब हमने जो है यहाँ पे अपने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, सारा कुछ हमारा कवर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी कितने लोग ऐसे हैं जो एंड तक वीडियो देख रहे हैं, भाई कमेंट करके जरूर बताओ। आपसे तो बहुत दिल से सैल्यूट है आपको मेरी तरफ से, और कमेंट करके बताओ, आपको एक हार्ट भी मिलने वाला है। बाकी अब अगर आपको समझ आ गया हो तो बायोमोलिक्यूल्स और ये बाकी कंपाउंड, इनकी डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, देखते हैं कितने लोगों को आता है। बाकी इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं भाई, 2-3 तो कराई दो, 2-3 हज़ार भाई, बहुत बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी। बाकी कोई डाउट्स था कमेंट करके बताओ। बाकी फीडबैक वगैरह बताओ, आपको ऐसी वीडियो चाहिए या छोटी चाहिए, जो भी सारी बातें आप दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं सारा कुछ पढ़ने वाला हूँ। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।